हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक है भारतीय बैंकिंग से जुड़ा हुआ कि भारत में बैंक का विकास कैसे हुआ और भारत में बैंक किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। भारत की बैंकों से संबंधित हर साल हर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बैंक से होने वाले किसी भी क्वेश्चन से तकलीफ आपकी आज खत्म। आप केवल मेरे साथ 15 से 20 मिनट तक बने रहें, आपकी हमेशा के लिए पूरी समस्या खत्म। आप धैर्य से पढ़ाई करें और स्वामी विवेकानंद एक ही बात कहते थे, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और आपको उठकर बैठना है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपने वर्दी का सपना दिखाया है और आप उस सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आपने जो जिम्मेदारी ली है उसे आपको ही निभाना है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति निभाने नहीं आएगा। आपने जो अपने मम्मी पापा को सपना दिखाया है उसे पूरे करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप अपनी एक एक जिम्मेदारी, आपका जो भी विश्वास भरोसा है उसे पाई तरीके से चुकाना होगा। तो उठो जागो और पढ़ाई करने पर लग जाओ। अगर आप रोज रेगुलरिटी पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए कोई बड़ा लक्ष्य बड़ा आसान महसूस होने लगेगा। तो हम लोग महत्वपूर्ण बैंकिंग सुविधा पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में बैंकों का विकास कैसे हुआ और भारत में कौन सी बैंक किस क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दे रही है। तो भारत में बैंक की सुविधा 1770 से स्टार्ट हुई। 1770 से स्टार्ट हुई। सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। भारत में 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ ही भारत में बैंकिंग सुविधा स्टार्ट हो गई। उसके बाद भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई। पहली 1806 बैंक ऑफ कोलकाता, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसे वर्तमान में मुंबई कहते हैं, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंकों की स्थापना हुई। सबसे पहले भारत में बैंक की स्थापना बैंक ऑफ हिंदुस्तान की हुई, जो 1770 में हुई। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ ही भारत में बैंकिंग सेक्टर शुरू हुआ। इसके बाद भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई। 1806 में कोलकाता में, 1840 बॉम्बे बैंक और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कर दिया गया और विलय करने के पश्चात 1921 में इंपीरियल बैंक बना दी गई। इन्हीं तीनों बैंकों का 1921 में विलय हुआ। विलय होने के पश्चात इसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक। फिर इंपीरियल बैंक का भी 1955 में नाम बदल करके रख दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक, SBI। तो 1806 में कोलकाता बैंक की स्थापना हुई, जिसे बैंक ऑफ कोलकाता कहते हैं। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। तीनों बैंकों को 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया मिक्सअप करके, और उसके बाद 1955 में भारतीय स्टेट बैंक अर्थात SBI की स्थापना हुई। इन्हीं बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक का ही नाम चेंज करके 1955 में भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है
और इसके वर्तमान जो चीफ हैं, अध्यक्ष, वो दिनेश कुमार खारा हैं। दिनेश कुमार खारा। तो स्टेट बैंक की तरफ नजर डाली तो समझ में आया कि स्टेट बैंक की स्थापना हुई कैसे। सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता, 1840 में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। इन तीनों बैंकों का विलय करके 1921 में इंपीरियल बैंक का नाम रखा गया, और इसी इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और अध्यक्ष इसके वर्तमान में दिनेश कुमार खारा जी हैं। तो समझ में आई ये बात। बड़ी धैर्य से, आसानी से नोटबुक रख करके और धीरे धीरे मस्ती से पढ़ाई करेंगे। क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। क्योंकि शिक्षा वो हथियार है जो इतिहास को लिखने के लिए काफी है। शिक्षा के माध्यम से आप कितनी सी बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपके पास शिक्षा नामक एक ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है जो जितना पीता है वो उतना ही दहाड़ता है। इसीलिए बड़ी शिद्दत और ईमानदारी के साथ चीजों को नोट करते चलते हैं। इसके बाद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। स्थापना की बात करें तो हिल्टन यंग आयोग 1934 की सिफारिश के आधार पर स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट आरबीआई की। सबसे पहले भारत की केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसके बाद इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, अच्छे से एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, जो 1934 का था। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। स्थापना जब हुई तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता था, कोलकाता था। बाद में इसका हेडक्वार्टर 37 के बाद 1937 के बाद मुंबई हो गया। ध्यान रखेंगे 1935, जब 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता। लेकिन बाद में 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? मुंबई में हो गया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो यहां से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई, तो हिल्टन यंग आयोग 1934 की सिफारिश पर की गई। जब इसकी स्थापना 35 में हुई तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तब इसका हेडक्वार्टर की बात करें, मतलब मुख्यालय कहाँ था? तब इसका मुख्यालय जो था वो कोलकाता में था। उसके बाद 37 के बाद इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, जो वर्तमान अभी मुंबई में है। उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारत की पहली आरबीआई ऐसी बैंक थी जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। क्योंकि इससे पहले ये बैंक जो थी वो एक निजी स्वामित्व कंपनी के रूप में कार्य करती थी। निजी स्वामित्व का मतलब होता है किसी के अधीन कार्य करना। लेकिन 1 जनवरी 1949 को जब इसका राष्ट्रीयकरण हो गया तब ये भारत सरकार के नियंत्रण में आ गई। उसके बाद पूछा जाता है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ
स्मिथ थे जो 1935 से 37 तक रहे। लेकिन ये इंडियन नहीं थे, भारतीय नहीं थे। लेकिन पूछ दिया जाता है पहले भारतीय कौन थे, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख कब से कब तक रहे, तो 1943 से 1949 तक। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट उठाए जाते हैं कि फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन रहे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन ध्यान रखना फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन है, तो सीडी देशमुख है। वर्तमान में कौन है, वर्तमान की बात करें तो शक्तिकांत दास हैं, जो आरबीआई के 25वें नंबर की हैं। तो समझ में आया, आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग 1934 के तहत हुई। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। बाद में मतलब 37 के बाद इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो गया। उसके बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और भारत की ऐसी पहली बैंक थी जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया। फर्स्ट इसके गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ जो 35 से 37 के दौरान रहे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। लेकिन वर्तमान में कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं जो 25वें नंबर की हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात आती है कि आरबीआई का कार्य क्या है। आरबीआई के कार्य, आरबीआई बैंकों का बैंक है। ये वाणिज्यिक बैंकों को लोन देती है, ऋण उपलब्ध कराती है। उसके बाद आरबीआई सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आरबीआई करेंसी नोट जारी करती है। आरबीआई करेंसी नोट जारी करती है। यहां से क्वेश्चन ये बनता है, आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़ करके बाकी सभी करेंसी नोट जारी करती है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोट जारी करती है। ध्यान रहे आरबीआई का कार्य क्या है, तो आरबीआई भारत में करेंसी नोट जारी करती है। लेकिन 1 रुपए के नोट को छोड़ करके बाकी सभी करेंसी नोट जारी करने का अधिकार जो है वो आरबीआई के पास है। और इन पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई में देखा जाए तो एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को बड़ी ईमानदारी से कि आरबीआई में एक गवर्नर होते, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है। उसके बाद आरबीआई भारत में बैंक नोट जारी करती है 1 रुपए के नोट को छोड़ करके। अब सवाल दिमाग में यह आता है कि 1 रुपए का फिर कौन नोट जारी करता है, तो 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट जो है भारत सरकार जारी करता है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जामों में पूछा जाता है, क्योंकि बाकी तो सभी आरबीआई बैंक नोट जारी करती है और उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो भारत सरकार जारी करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर, हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो भारत के वित्त सचिव के होते हैं। हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो भारत के वित्त सचिव।
फाइनेंशियल सेक्रेटरी, भारत के वित्त सचिव की होती है। तो समझ में आ गई चीज कि आरबीआई भारत में बैंक करेंसी नोट जारी करता है सभी प्रकार के, केवल 1 रुपए के नोट को छोड़ करके। 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं जारी करता है, ध्यान रखना। 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है, जिस पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। चीजें समझ में आए। अब भारत में क्वेश्चन बनता है कि भारत में करेंसी नोट कहां कहां छपते हैं। नोट कहां छपते हैं? भारत में नोट कहां छपते हैं? तो भारत में नोट 4 जगह छपते हैं। पहला नासिक, महाराष्ट्र में। दूसरा देवास, एमपी में, मध्य प्रदेश। तीसरा सालबोनी, वेस्ट बंगाल। चौथा मैसूर, कर्नाटका, तो भारत में 4 जगह नोट छपते हैं, नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, सालबोनी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में और मैसूर कर्नाटका में। इसके बाद क्या होता है, सिक्कों की ढलाई की जाती है। सिक्कों की छपाई नहीं, सिक्कों की ढलाई की जाती है। तो सिक्कों की ढलाई टकसालों में की जाती है। तो भारत में 4 जगह टकसाल है, तो सिक्के 4 जगह ढाले जाते हैं और जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उन्हें कहा जाता है टकसाल। तो भारत में 4 टकसाल है। भारत में 4 टकसाल हैं। नंबर 1 मुंबई में है, दूसरा हैदराबाद में है, तीसरा कोलकाता में है, चौथा जब भारत की दुनिया की स्टेटों में भारत की विभिन्न स्टेटों में जब टकसालें बनी हैं तो हमारे एक यूपी में भी बना दी गई, नोएडा में भी है। तो भारत में टकसालें 4 स्थानों पर, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा, यहाँ पर सिक्के की ढलाई की जाती है। तो नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया। इसके बाद देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेंगे। वो डेट 1969 कितनी खूबसूरत वो डेट है कि पहली तो भारत की राष्ट्रीयकृत बैंक आरबीआई थी, लेकिन 1969 में भारत की 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किया गया। तो पूछ दिया जाता है कि 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 1969 में भारत की 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहां से एक अच्छा क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इन 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तब इनकी न्यूनतम राशि कितनी थी? तो इनकी न्यूनतम राशि 50,000 करोड़ रुपए थी, 50 करोड़ थी, 50 करोड़ थी। तो कॉपी पर अच्छे से चिपकाना है कि 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनकी न्यूनतम राशि कितनी थी? तो 50 करोड़ रुपए थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं
एक डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1980। 1980 की बात करें तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब पूछ दिया जाता है कि 1980 में जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब इनकी न्यूनतम राशि कितनी थी? 200 करोड़ रुपए। तब इनकी न्यूनतम राशि कितनी थी? 200 करोड़ रुपए थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक का मतलब सरकारी बैंक, सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो SBI है। भारत की सबसे बड़ी बैंक सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी? SBI। पूछ दिया जाए कि दूसरी कौन सी है, तो 2020 में, कब? 2020 में 2 बैंकों का विलय किया गया। वो कौन सी बैंक के हैं? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, हम शॉर्ट में लिखे दे रहे ओरिएंटल बैंक प्लस यूनाइटेड बैंक। तो 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 2 बैंकों का विलय किया गया। किसमें? PNB, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक में 2020 में 2 बैंकों का विलय कर दिया गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और मिलाकर के एक PNB में इसका विलय किया गया। और अब PNB भारत की दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी बैंक है। तो पूछ दिया जाए कि भारत की दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी बैंक कौन सी है? तो PNB है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक है। तो समझ में आया, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी? SBI। भारत की दूसरी बड़ी बैंक कौन सी है? तो पंजाब नेशनल बैंक। पहले नहीं थी, लेकिन 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय करके पंजाब नेशनल बैंक बनी, और विलय इसमें किया गया। और अब पंजाब नेशनल बैंक जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई। इसके बाद एक बैंक जिसका नाम है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें जिसे हम रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक अर्थात RRB। ये मत समझ लेना रेलवे बोर्ड है, ये रीजनल रूरल बैंक है, RRB। स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना 1975 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? तो 1975 में हुई। इस बैंक का उद्देश्य क्या है? वैसे उद्देश्य क्या है? तो इस बैंक का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र में ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। कृषि मतलब एग्रीकल्चर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। दोस्तों याद रखेंगे, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी? SBI है। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है?
पीएनबी है, क्योंकि इसमें 2020 में दो बैंकों का विलय हुआ, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, इसलिए ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक हो गई। फिर एक आता हमारा आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थापना 1975 में। डेट याद रखना है कि आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 1975 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराना इसका मेन मकसद है। तो समझ में आया? आगे हम बढ़ते हैं। हमेशा पढ़ना वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो, क्योंकि मैदान जंग वही फतह करता है जिसके पास सही हथियार और सही बुलेट होती है। आप हथियार कितने भी खड़े कर दो, कितने भी लाकर लगा दो, लेकिन अगर वो सक्षम नहीं है तो इस मैदान जंग में जीत आपकी नहीं होगी। इसीलिए सही हथियार का मतलब सही शिक्षा, सही नॉलेज हो तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को बड़ी आराम और आसानी से पास कर सकते हैं। तो हम लोग उसी चीज को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आगे हम पढ़ते हैं नाबार्ड। नाबार्ड सबसे इंपॉर्टेंट। नाबार्ड की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सभी लोगों को पता है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना की बात करें, स्थापना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो इसके लिए एक समिति बनी थी जिसका नाम है शिवरमन समिति। शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की सिफारिशों पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में ही। अब इसका उद्देश्य क्या है? क्यों इसकी स्थापना हुई? उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कृषि तथा अन्य ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों के विकास में सहायता करना, इसका उद्देश्य है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। सिफारिश किसने की थी? सो शिवरमन समिति। पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस सिफारिश के तहत की गई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिशों पर की गई। अब इसका उद्देश्य क्या रहा है? क्यों इसकी स्थापना की गई? तो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विविध प्रकार की गतिविधियों से संबंधित विकास योजनाओं को बनाना और तथा उनमें सहायता करना तथा कृषि के क्षेत्र में भी सहायता करना। इसके पश्चात सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम होगा इसका? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी।
सबसे महत्वपूर्ण इससे ये क्वेश्चन बनता है कि बाकी तो लगभग देखा जाए तो मोस्टली बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन सिडबी ऐसी बैंक है जिसका मुख्यालय नवाबों के शहर लखनऊ में है। स्थापना कब हुई? 1990 में हुई। उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों में सहायता, इसी को कहते MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, MSME में सहायता करती है, में सहायता करती है। तो बहुत महत्वपूर्ण बैंकें हैं। एक तो हमारी नाबार्ड है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। सिफारिश किसने की थी? तो शिवरमन समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। उद्देश्य क्या है? कृषि तथा ग्रामीण विविध प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के विकास में सहायता कर देना। उसके बाद सिडबी सबसे महत्वपूर्ण बैंक है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ के अंदर है। स्थापना 1990 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, MSME, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों में सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज के आपको इस लेक्चर में कुछ समझ में चीजें आई हैं और आपको लगा कि हाँ, क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं। आपको अब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैंक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको आराम से कर पाएंगे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने में एक ये वीडियो लेक्चर पता नहीं कितना महत्वपूर्ण योगदान दे, इसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। भले ही हमारे पास साधन कम है इस समय, लेकिन कंटेंट बेहतर है। ईमानदारी से बैठकर पढ़ना है, आपको साधनों पर नहीं जाना है। क्या एक गरीब एक राजा या अमीर के महल को देखकर क्या वो अपनी झोपड़ी में रहना छोड़ सकता है? क्योंकि उस गरीब की झोपड़ी ही उसका राजमहल है। तो भले ही हमारे पास साधन कम है, लेकिन हमारे पास शिक्षा और कंटेंट दोनों इतने महत्वपूर्ण हैं कि किसी भी परीक्षा को उसकी औकात दिखाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, समझ में आ गया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।